पिछली क्लास में जो किया था जस्ट उसको 2-3 मिनट ब्रश अप कर लें पहले फटाफट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है हम लोगों ने देखा था कि विलियम गिलबर्ट ने बताया कि भाई अर्थ के अंदर ही एक मैग्नेट है। बाद में ये हुआ कि मैग्नेट, तो उसका रीजन कुछ कुछ एविडेंस था जिससे उन्होंने ऐसा बताया कि कभी भी एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। और जो फिक्टिशियस मैग्नेट इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल, just a concept, not, it's not actually true, और in reality it is not true। उसी तरह when a soft iron, उसका दूसरा ये था कि जब soft iron का उन्होंने पीस को बरी कर दिया अर्थ के अंदर, राइट, तो he found that the property, it acquired the properties of magnet after some time। और तीसरा उन्होंने, मतलब ये बेसिकली दो एविडेंसेस थे। Now, the branch of physics which deals with the study of magnetism is called terrestrial magnetism and geomagnetism। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। Cause of earth magnetism हम लोग अलग अलग कर रहे थे। तो the exact cause of earth magnetism is not yet known। तो पहला cause तो जो बहुत दिन तक माना गया कि भाई अर्थ के अंदर ही मैग्नेट है, उन्होंने जो गिलबर्ट ने बोला। उसके बाद प्रोफेसर ब्रैकेट ने ये बोला कि बिकॉज एवरी सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल, और अर्थ बिकॉज रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पे, तो चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा, तो उस रोटेशन की वजह से जो करंट होगा, चार्ज पार्टिकल के रोटेशन की वजह से जो करंट होगा, उसके वजह से मैग्नेटिज्म होता है। तीसरा ये था कि जो गैसेस हैं आउटर एटमॉस्फेयर में, वो आयोनाइज्ड स्टेट में रहता है, और अर्थ जब रोटेट करेगा तो रोटेशन की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करेंट्स आर फॉर्म, और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म होता है अर्थ में। और फोर्थ वाला जो रिसेंट है, जो अभी सब लोग मान रहे हैं इस चीज को, ये भी अभी पूरी तरह से ट्रू है कि नहीं पता, बट अर्थ जनरली, जो अर्थ का जो कोर है दैट इज मॉल्टन, तो अब वहां पे कई सारे आयंस हैं। अब वो मॉल्टन स्टेट में जो प्रेजेंट है, तो वो आयंस जब अर्थ रोटेट करता है तो आयंस भी सर्कुलेट करेगा। सर्कुलेशन ऑफ आयंस की वजह से जो करंट होगा, वो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है। नाउ जनरल फीचर ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम लोग जनरल फीचर देखें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, सो ये है कि भाई अर्थ का जो एक्सिस है, जो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस, इनके बीच में एक एंगल होता है। दिस एंगल इज बेसिकली 11.3 डिग्री। Now, the axis passing through geographic north and geographic south is called geographic axis, and axis passing through magnetic north and magnetic south is called magnetic axis। Uh, the angle between them we have seen 11.3 degree। The plane which passes through this magnetic north and magnetic south is called magnetic meridian, and the plane passing through geographic north and geographic south is called geographic meridian, right? And uske alawa the circular, so great circle on the earth perpendicular to the magnetic axis is called magnetic equator। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। और ये जो एक्सिस है, तो सर्कल ऑन द ज्योग्राफिक एक्सिस इज कॉल्ड ज्योग्राफिक इक्वेटर। सो ये मैग्नेटिक इक्वेटर और ज्योग्राफिक इक्वेटर दो, ठीक है। Now, so ये जो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ poles, so the vertical plane passing through geographic north and south poles are called geographic meridian, and the vertical plane passing through magnetic axis of a freely suspended magnet is called magnetic meridian, है ना। तो ये दो प्लेन है, एक प्लेन जो ज्योग्राफिक एक्सिस से पास करेगा वो ज्योग्राफिक मेरिडियन, और दूसरा जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करेगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। सो बेसिकली ये मान लो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया और ज्योग्राफिक मेरिडियन, तो इनके बीच में जो एंगल है वो 11.3 डिग्री। नाउ मैग्नेटिक एलिमेंट्स,
So magnetic element of earth at a place are quantities which describe completely in magnitude as well as direction the magnetic field of earth at that place. तो कुछ ऐसे elements हैं जो elements हमारे magnetic field को define करता है अर्थ पे. तो वो क्या क्या magnetic element है? So following are the three magnetic elements of earth. तो पहला है magnetic declination, दूसरा है magnetic inclination और तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट H ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे कि डिक्लिनेशन क्या है, इंक्लिनेशन क्या है. इंक्लिनेशन को हम डिप भी कहते हैं, ठीक है, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. डिक्लिनेशन को थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो दीज आर द थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ. नाउ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन थीटा जो होता है, so the line joining the north and south poles of a freely suspended magnet is called magnetic axis, and the axis about which earth rotates is called geographic axis. The small angle between magnetic axis and geographic axis at a place is defined as magnetic declination at the place. It is represented by theta. तो ये देखो, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो थीटा है. या फिर तुम ये समझो कि ये है मैग्नेटिक एक्सिस और ये ज्योग्राफिक एक्सिस, इनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है ना, जिसको हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं. CD रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक एक्सिस एंड C डैश D डैश, ठीक है. तो ये जो CD है ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गया और C डैश D जो हो गया ये ज्योग्राफिक एक्सिस हो गया. इनके बीच का एंगल जो है हमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहलाता है. सो वर्टिकल प्लेन CDAB पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस CD इज मैग्नेटिक मेरिडियन. तो ये जो प्लेन है यहाँ पे, ये जो प्लेन आपको दिख रहा है CDAB, ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया. और ये जो C डैश DAB डैश, ये वाला जो प्लेन है ना, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया. तो कुछ बुक की तरह आप कंसिडर कर सकते हो, है ना. तो इस तरह से ऐसे खुला हुआ बुक है, तो उसका जो ये दोनों जो कवर्स हैं वो जो एक दूसरे से एंगल बना रहे हैं, वो हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया. Now magnetic declination at a place is the angle between magnetic meridian and geographic meridian at that place. तो वही चीज हम लोग यहाँ पे दिखा भी रहे हैं. मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है उसको हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं. क्लियर है? क्लियर है? यस सर. अब हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन पे आएंगे. सो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप, है ना, इसको मैग्नेटिक डिप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. पिछला वाला जो है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो था उसको थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डिप को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं. सो मैग्नेटिक डिप और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मिक्स विद अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन. सो मैग्नेटिक डिप, ये देखो, ये है हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. टोटल स्ट्रेंथ क्या है? ये इसके अलोंग, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का, इनके बीच में ये जो एंगल है इसको मैग्नेटिक डिप हम कहते हैं. ठीक है. सो magnetic dip or magnetic inclination at a place is defined as the angle with the direction of total strength of Earth's magnetic field mixed with the horizontal line in magnetic meridian. So it is the angle by which total intensity of Earth's magnetic field dips or comes out of the horizontal plane. It is represented by delta. The value of magnetic dip at a place can be measured using an instrument called dip circle. ये कोर्स में नहीं है, बस इंस्ट्रूमेंट का नाम है और कैसे मेजर करते हैं वो हम लोगों को कोर्स में नहीं पढ़ना है. तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड
ये देखो H हो गया, और ये जो डायरेक्शन है इसको V करते हैं, ये वर्टिकल डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, ये जो एंगल बनाएगा ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, ये H हो गया। तो B जो H से एंगल बनाता है उसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डिप बोलते हैं। क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. तीसरा कंपोनेंट जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करता है ना? सो थर्ड क्वांटिटी विच डिफाइंस द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, इफ वी सी, इज is horizontal component of earth's magnetic field, which is represented by capital H. Right now, so it is the component of the total field strength of Earth's magnetic field in a horizontal direction in magnetic meridian. तो magnetic meridian में ये जो magnetic meridian है, plane which passes through the magnetic axis, so that plane, उस plane में जो horizontal direction में Earth का magnetic field लग रहा है उसको हम लोग horizontal component of Earth's magnetic field कहते हैं. So in figure AK represents the total field strength. तो ये जो AK है ये represents total field strength, and then एंगल BAK is delta. ये जो एंगल BAK है, this is equal to delta. The resultant field R along AK is resolved into two rectangular components. One is called R cos delta, other is R sin delta. R cos delta is basically H and R sin delta is basically V. तो AL हो गया हमारा H और AM हो गया हमारा V. So horizontal component along AB is R cos delta, which is also known equal to H, and vertical component along AD is V, which is R sin delta. तो ये horizontal component हो गया और ये हमारा vertical component. ठीक है. So vertical component along AD is V, which is equal to R sin delta. Horizontal component is H, which is R cos delta. ठीक है. So R cos delta and R sin delta. Clear है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes. अब ये इनको जो थर्ड और 23rd और 24th इक्वेशन जो था उसको अगर हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर दें तो h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज r स्क्वायर cos स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर डेल्टा cos स्क्वायर थीटा डेल्टा प्लस sin स्क्वायर डेल्टा 1 हो जाता है. सो दिस इज इक्वल टू 1, तो ये r स्क्वायर के बराबर हो गया. तो r इज इक्वल टू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. अब डिवाइडिंग 24 बाई 23 तो हमें tan डेल्टा इज इक्वल टू v बाय h मिल जाएगा. ठीक है. तो इससे हम लोग डेल्टा एंगल निकाल सकते हैं. सो tan डेल्टा इज इक्वल टू v अपॉन h. Now the value of the horizontal component h, which is equal to r cos delta, is different at different places. At magnetic poles, delta is equal to 90 degree. So ये जो value है of horizontal component, that is r cos delta, is different at different places. At magnetic poles, delta is 90 degree. So जो poles पे अगर जो dip है वो 90 degree हो जाएगा, right? तो यहाँ पे h क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. poles के पास horizontal component 0 होता है, vertical component r के बराबर होता है, which is maximum. At the magnetic equator, delta is 0. तो यहाँ पे h जो है, जो मैग्नेटिक इक्वेटर होगा वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैक्सिमम होता है, और जो पोल्स होता है वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिनिमम होता है. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैन बी मेजर्ड यूजिंग बोथ द वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर एंड डिफ्लेक्शन मैग्नेटोमीटर. तो दो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं. वन इज नोन एज वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर and other is known as deflection magnetometer. Only name is important here. ठीक है.
बाकी ये पता होना चाहिए कि पोल्स पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड 0 है और इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम. The value of H at a place on the surface of Earth is of the order 3.2 into 10 to the power minus 5 Tesla. तो surface of Earth पे जो H का value है, this is of the order 3.2 into 10 to the power minus 5 Tesla. Clear है? Yes, sir. Yes, sir. Now, let us do these two problems. पहला वाला कह रहा है, at a place the horizontal component of Earth's magnetic field is B and angle of dip is 60 degree. तो Earth's magnetic field horizontal component B के बराबर है. Dip मतलब delta is equal to 60 degree हो गया. Now, what is the value of horizontal components of Earth's magnetic field at equator? तो हमें इक्वेटर पे वैल्यू निकालना है. ठीक है. सो H इज इक्वल टू, हमें पता है R cos डेल्टा होता है. सो H इज इक्वल टू R cos डेल्टा. H का वैल्यू B है तो B इज इक्वल टू R cos ऑफ 60 डिग्री. R बाई 2 हो गया तो R इज इक्वल टू 2B हो गया. ठीक है. R का वैल्यू 2B निकल गया. नाउ एट इक्वेटर we know that at equator delta is equal to 0 होता है. तो डेल्टा 0 हो गया. सो H is equal to R cos 0 R into 1. This is 2B. So horizontal component of Earth's magnetic field at equator is equal to 2B. Clear है? Yes. Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. The horizontal component of Earth's magnetic field at a place is, so H का वैल्यू दे रखा है 0.4 into 10 to the power minus 4 Tesla. If the angle of dip is 45 degree, so angle of dip delta is equal to 45 degree. What are the values of vertical component and total field strengths of Earth's fields? तो हमें vertical component V का वैल्यू निकालना है, total strength R का वैल्यू निकालना जो रिजल्टेंट होता है. तो हमें पता है कि V अपॉन H इज इक्वल टू tan डेल्टा होता है. V इज इक्वल टू H इंटू tan डेल्टा. 0.4 into 10 to the power minus 4 tan 45 degree, which is 0.4 into 10 to the power minus 4. tan 45 degree 1 हो गया. तो V का भी वैल्यू 0.4 into 10 to the power minus 4 हो गया. अब V का भी वैल्यू पता चल गया. अब हमें रिजल्टेंट निकालना है. रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर. सो विच इज इक्वल टू रूट अंडर 0.4 into 10 to the power minus 4 का होल स्क्वायर. 0.4 into 10 to the power minus 4 का होल स्क्वायर. So this is equal to 0.4 into 10 to the power minus 4. 0.4 into 10 to the power minus 4 or into
√2 कर देंगे तो 0.4 को 0.56 into 10 to the power -4। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब न्यूट्रल पॉइंट्स, सो न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होते हैं? वो पॉइंट यहाँ पे कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, उसको न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। So when we trace magnetic lines of force around a magnet using a compass needle, what we obtain is the resultant of the magnetic field of magnet and that of earth. तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट हमें कॉम्पस बता रहा है। ठीक है, जो कॉम्पस हमें डायरेक्शन बता रहा होता है वो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में बता रहा होता है। रिजल्टेंट कौन सा? रिजल्टेंट ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमें बेसिकली कॉम्पस नीडल शो कर रहा होता है। सो एज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड, the resultant magnetic field would depend on the direction in which the magnet is placed। ठीक है, अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड, एज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है किस पे डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड ऑन द डायरेक्शन इन विच द मैग्नेट इज प्लेस्ड। नाउ इन द प्लॉट ऑफ द रिजल्टेंट, so in the plot of the resultant magnetic field we come across points at which field B due to the magnet becomes equal and opposite to the horizontal component H of Earth's magnetic field, that is B is equal. So therefore the net magnetic field at these points will be 0. So जब B is equal to H होगा, so वहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो ऐसा पॉइंट जहां पे B का वैल्यू H के बराबर है, नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां 0 हो जाएगा, और वहां उन पॉइंट्स को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट्स कहते हैं। सो दीज पॉइंट्स वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ इज 0 आर कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। सो a small compass needle placed at a neutral point shall experience no force or torque। सो ये जो पॉइंट्स है जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट और due to the magnet and magnetic field due to the earth, they both become equal to 0, they balances each other, these points are called neutral points। तो वो पॉइंट जहां पे B जो है H के बराबर हो जाएगा, उन पॉइंट्स को हम लोग न्यूट्रल पॉइंट्स कहेंगे। Now a small compass needle placed at a neutral point shall experience no force or torque। तो अगर एक छोटा सा कॉम्पस नीडल है, तो वो कॉम्पस नीडल को अगर हम किसी न्यूट्रल पॉइंट पे रखेंगे तो उस पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, किसी भी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन नहीं होगा। क्लियर है बच्चों? न्यूट्रल पॉइंट्स क्या होता है, आ रहा समझ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So when a magnet is placed with its north pole towards geographic south, neutral point P and Q lie on the axial line of the magnet as shown in the figure। तो मैग्नेट को अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखा है, जो अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग अगर हम लोगों ने रखा है, तो वहां पे जो न्यूट्रल पॉइंट है एक्सियल लाइन पे होता है। मतलब ये एक्सियल लाइन होगा, एक्सिस के अलोंग जो लाइन होता है उसको एक्सियल लाइन कहते हैं। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट हो गया न्यूट्रल पॉइंट, और ये भी पॉइंट हो गया न्यूट्रल। यहाँ पे देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देयर। और इनफैक्ट न्यूट्रल पॉइंट पे हमने देखा कि जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। सो एट ईच न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, वहां पे B1 क्या होता है, μ0/4π
2md by d square minus l square का whole square, this is equal to capital H, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह if the magnet is short जहाँ पे L is very very less than D, ठीक है, उस केस में म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m by d क्यूब। क्लियर है बच्चों? सो Yes. जब जो मैग्नेट है उसको हम लोग एक्सियल प्लेन पे देखेंगे तो एक्सियल लाइन के अलोंग, मतलब जो नॉर्थ साउथ के अलोंग अगर हम एक मैग्नेट को रखेंगे तो इसका न्यूट्रल पॉइंट उसके एक्सिस एक्सियल लाइन पे लाई करेगा, और वहां पे जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे बैलेंसेस ईच अदर। तो ये कॉन्सेप्ट है एक। तो हम लोग को न्यूट्रल पॉइंट निकालने के लिए आता है तो आपको ये पूरा डायग्राम बना के दिखाना पड़ेगा कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे, और ये लिखना भी पड़ेगा कि आपने कैसे ये माना कि यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट है। दूसरा वाला है when the magnet is placed with its north pole towards geographic north and south pole, south pole, north pole towards geographic north, so neutral point P and Q lie on the equatorial line। तो नॉर्थ को अगर नॉर्थ की तरफ करेंगे, देखो यहाँ पे, यहाँ नॉर्थ जो है नॉर्थ के अलोंग और साउथ साउथ के अलोंग है। यहाँ साउथ जो है देखो यहाँ पे उल्टा है, साउथ नॉर्थ के अलोंग नॉर्थ साउथ के अलोंग। तो यहाँ पे जो है जो न्यूट्रल पॉइंट है एक्सिस पे है, यहाँ ऑपोजिट है बेसिकली, नॉर्थ नॉर्थ के तरफ और साउथ साउथ के तरफ, और उसके इक्वेटोरियल प्लेन पे जो है हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है। सो न्यूट्रल पॉइंट पी और क्यू यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे होगा। So where a magnet is placed with its north pole towards geographic north and neutral point P and Q lie on equatorial line of the magnet as shown in the figure. At each neutral point हम लोगों ने देखा था अभी मैग्नेटिक फील्ड B जो था म्यू नॉट बाय 4 पाई m by d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 3/2, ये हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल के वजह से जो इक्वेटोरियल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये किसके बराबर होगा? अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल H के बराबर होगा। सो इसको दोनों को इक्वेट कर दो B2 और H को। सो इफ द मैग्नेट इज शॉर्ट दैट इज L इज वेरी वेरी लेस देन D, तो म्यू नॉट m by 4 पाई d क्यूब होता है, ये H के बराबर होगा। वहां 2m by 4 पाई d क्यूब था जब हम लोग एक्सियल प्लेन पे लेते हैं, यहाँ इक्वेटोरियल प्लेन में म्यू नॉट m by 4 पाई d क्यूब। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान रखें। तो यहाँ पे जब तो इक्वेटोरियल लाइन पे न्यूट्रल पॉइंट्स निकालना है तो ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई d क्यूब होगा। और यहाँ पे जब हम लोग जो प्रीवियस वाला केस कर रहे थे तो यहाँ देखो म्यू नॉट 2m by 4 पाई d क्यूब H के बराबर। क्लियर है ना बच्चों? ये दोनों डेफिनेशन दोनों फॉर्मूलेज देख लो यहाँ, पिछला वाला स्लाइड का और ये वाले स्लाइड। सो ये फॉर्मूलाज डिराइव कैसे करेंगे? लोग ने किया तो था पिछले के 2-3 क्लास पहले जब स्टार्ट। यस सर, बट हम लोग, हाँ पूछो क्या बट? तो इसमें वो D और L का सब्स्टिट्यूशन हमें कैसे पता लगेगा कि क्या डालना है? यहाँ पे कौन सा यूज करना है ये पूछ रहे हो? यस सर। तो देखो दो फॉर्मूलेस थे, एक एक्सियल प्लेन पे एक इक्वेटोरियल प्लेन पे। जब मैग्नेट को ऐसे रखेंगे तो उसका इक्वेटोरियल प्लेन पे ही तो आएगा यहाँ पे। Why? Because north is towards north, so this you will have to remember कि जब north north के तरफ होगा तो इक्वेटोरियल प्लेन पे होता है, और जब ये
साउथ जो है ये नॉर्थ के तरफ होगा, तब आपको एक्सियल प्लेन पे मतलब एक्सियल प्लेन पे आपको न्यूट्रल पॉइंट्स मिलेंगे। तो जब एक्सियल प्लेन्स पे न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा तो उस समय एक्सियल प्लेन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब इक्वेटोरियल पे लगेगा तो ये इक्वेटोरियल प्लेन वाला फॉर्मूला। इज इट क्लियर? यस। यहाँ डिराइव करके नहीं लिखना है, बस डायरेक्टली फॉर्मूले लिखने हैं, और ये कि कौन सा फॉर्मूला लगाना वो डिसाइड करते हैं कि इससे कि जब ये नॉर्थ नॉर्थ के तरफ है तो इक्वेटोरियल प्लेन वाला, और अगर ये जो साउथ है वो नॉर्थ के तरफ होगा तो एक्सियल प्लेन वाला फॉर्मूला। Now we'll do few of the examples, some examples basically. So the first one is a magnetic dipole of length 15 centimeter has dipole moment of 1.5 ampere meter square. What is the pole strength? ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर है, राइट? सो जो हम लोगों को लेंथ होता है उसको हम लोग 2L से रिप्रेजेंट कर लेंगे। 2L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, सो दिस इज 0.15 मीटर। ठीक है, एज अ डाइपोल मोमेंट ऑफ कैपिटल M का वैल्यू दे रखा है 1.5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m का वैल्यू निकालना है। कैपिटल M इज इक्वल टू m इंटू 2L है, स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय 2L कर लेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाय 0.15 कर लेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 10 एम्पियर मीटर। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस। सेकंड पे आते हैं। A magnetized steel wire 31.4 centimeter long has a pole strength of 0.2 ampere meter. तो एक स्टील का वायर है जो मैग्नेटाइज कर दिया गया है, मैग्नेट की तरह अब हम यूज कर रहे हैं। इसका जो लेंथ है वो 31.4 सेंटीमीटर है, पोल स्ट्रेंथ 0.2 एम्पियर मीटर है। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल। इसको हम लोग सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंट कर दिया। Now calculate its magnetic moment. So अभी एक सेकेंड, हेलो।
हाँ बच्चों सॉरी। सो ये कह रहा है मैग्नेटाइज स्टील वायर है 31.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये जो L का वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। एज अ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m का वैल्यू हो गया 0.2 एम्पियर मीटर। इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल, इसको सेमी सर्कल के फॉर्म में बेंट किया। तो ये वाला जो एंड हो गया ये नॉर्थ है मान लो, और ये तुम्हारा साउथ है, दोनों पोल्स हैं, राइट। नाउ कैलकुलेट इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए तुम क्या करोगे, ये जो पोल स्ट्रेंथ है इसको इनके बीच का जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर लोगे। ये जो डिस्टेंस है ये किसके बराबर है, 2r के बराबर है। तो हमें पता है कि L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ दिस सेमी सर्कल, जो हाफ सरकमफेरेंस होगा वो पाई आर के बराबर है। तो R इज इक्वल टू L बाय पाई हो गया। सो L बाय पाई मतलब 31.4 डिवाइडेड बाय 3.14। सो दिस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के बराबर। सो जो 2r हो गया दिस इज 20 सेंटीमीटर और 0.2 मीटर हो गया। तो अगर हमें कैपिटल M मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है दिस इज m इंटू 2r हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.2 दैट इज 0.04 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. लिख लिया सबने? लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Two similar magnetic poles having pole strength in the ratio 1:2. So हमें दे रखा है m1 upon m2 is equal to 1/2 are placed 1 meter apart. इनका जो टोटल डिस्टेंस है एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट है। फाइंड द पॉइंट वेयर अ यूनिट पोल एक्सपीरियंसेस। तो एक पोल है जिसका कि पोल स्ट्रेंथ 1 है, यूनिट पोल का मतलब पोल स्ट्रेंथ 1 हो गया। So find a point where the unit pole experiences no force due to the two poles. ठीक है, तो ना तो इस पोल के वजह से यहाँ पे इस पोल और इस पोल के वजह से जो फोर्स है यहाँ पे वो एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, तो इट विल हैव नो फोर्स। सो अब m1 by m2 1/2 हो जाएगा। तो m1 इज इक्वल टू मान लो कुछ k है, तो m2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ k हो गया। उसके अलावा जो डिस्टेंस इनके बीच में हमने ये माना है x है, तो ये 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो P पॉइंट से M2 का जो डिस्टेंस है, अब बिकॉज फोर्स यहाँ पे बैलेंस्ड हो रहा है, नो नेट फोर्स, इसके वजह से जो फोर्स होगा M1 के वजह से एट P दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू M1 इंटू M2 यहाँ पे 1 है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, जैसे वहां पे कुलम्स लॉ था Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r square, यहाँ पे M1 M2 by म्यू नॉट by 4 pi M1 M2 by x square होता है। तो वही चीज को लिख रहे हैं यहाँ पे। सो दिस इज अगेन म्यू नॉट by 4 pi M2 into 1 by 1 minus x का होल स्क्वायर। म्यू नॉट by 4 pi म्यू नॉट by 4 pi कट गया। अब M1 into 1 minus x का होल स्क्वायर m2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब m1 का वैल्यू k मान लो रख लेते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू m2 का वैल्यू 2k इंटू एक्स स्क्वायर। k और k कैंसिल हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 उधर लेके चले जाएंगे, 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0।
अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac बाय 2. So -2 plus -2 root 2 by 2. So this is -1 plus root 2 by -1 plus root 2. Root 2 1.414 होता है, तो 0.41. क्लियर है? Yes, sir. लिख लिया बच्चों? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल थिन बार मैग्नेट्स ईच ऑफ लेंथ L एंड पोल स्ट्रेंथ M. तो ये देखो बार मैग्नेट्स है, इनका दोनों का लेंथ L है, इसका भी लेंथ L, इसका भी लेंथ है, और पोल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे M है दोनों मैग्नेट का. आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर विथ द नॉर्थ पोल ऑफ वन टचिंग द साउथ पोल ऑफ द अदर. तो ये देखो नॉर्थ एक का साउथ के साथ टच कर रहा है. फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द सिस्टम. तो इस सिस्टम का मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग को निकालना है. सो अब देखो, ये जो नॉर्थ है और ये साउथ है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देगा. अब बच गया ये नॉर्थ और ये साउथ. इनका ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू रूट अंडर L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू L. तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया. तो जो हमारा रिजल्टेंट बनेगा ना, वो उस मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ ये हो गया, और उसका जो डिस्टेंस है उन दोनों पोल्स के बीच में रूट 2L हो गया. सो मैग्नेटिक मोमेंट अगर कैपिटल M निकालना है, सो दिस इज M इंटू रूट 2L. सो M इंटू रूट 2L हम लोग कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू रूट 2 इंटू M इंटू. ठीक है, ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, तो ये यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ 0 हो गया. अब एक पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल इधर, साउथ पोल इधर, तो ये एक इमेजिनरी मैग्नेट हो गया जिसका कि लेंथ रूट 2L है. और इस लेंथ अगर रूट 2L है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल, दिस इज रूट 2L. एक मैग्नेट का नॉर्थ ले रहे हैं और दूसरे का साउथ ले रहे हैं, और उनके बीच का डिस्टेंस निकाल ले रहे हैं. ठीक है, सर एक और बार समझा दीजिए सर. हमारे पास दो मैग्नेट है. एक मैग्नेट हम लोगों ने ऐसे रखा हुआ है नॉर्थ साउथ, ये एक नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया. दूसरा मैग्नेट हमने ऐसे रखा हुआ. ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और इसका नॉर्थ यहाँ पे. ये नॉर्थ साउथ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा ना. यस सर. प्लस क्यूब माइनस क्यूब को ऐड करो तो 0 हो जाता था. वैसे ही नॉर्थ और साउथ को अगर हम साथ में पोल स्ट्रेंथ को रखेंगे तो दैट विल बी ऑलमोस्ट, दैट विल हैव नो इफेक्ट. 0 हो गया इफेक्ट, राइट? यस सर.
हाँ जी। तो अब ये जो नॉर्थ और साउथ, ईशान, ये जो नॉर्थ साउथ था ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास एक ऐसा मैग्नेट है जिसका नॉर्थ यहाँ पे और साउथ यहाँ पे, तो ये जो लेंथ, ये मैग्नेट का फिजिकल स्ट्रक्चर मत देखो, अब तुम्हारा मैग्नेट बेसिकली ये हो गया जिसका नॉर्थ इधर है और साउथ इधर। तो इस मैग्नेट का अब लेंथ देखोगे तो ये लेंथ क्या हो गया, √2L के बराबर। तो अब इसका पोल स्ट्रेंथ m है और उसका लेंथ √2L है, तो m इंटू √2L कर लेंगे तो हमारा √2 इंटू m इंटू L, ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट पे चलते, लिख लिया ना तुम लोगों ने? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है टू मैग्नेटिक पोल्स वन ऑफ विच इज 4 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द अदर। दो पोल्स है, तो अगर एक m है तो दूसरा 4m है, मतलब m1 इज इक्वल टू m अगर मानेंगे तो m2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द अदर, 4m हो गया। Now exert a force of 10 GF on each other, तो जो फोर्स लग रहा है this is equal to 10 GF, right? So the force between them is equal to 10 GF. अब इसको अगर हम लोग को कन्वर्ट करना होगा न्यूटन में, सो 10 इंटू केजी में कन्वर्ट कर लेंगे 10 टू द पावर -3 और उसके बाद 9.8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये हो गया 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। Now on each other when placed at a distance 10 centimeter in air, so this 2L is equal to, या ये जो लेंथ है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, this is equal to 10 सेंटीमीटर और 0.1 मीटर हो गया। Find the strength of each pole. F is equal to mu naught by 4 pi into m1 into m2, मतलब m into 4m by r स्क्वायर करेंगे, r स्क्वायर दैट इज 0.1 का स्क्वायर होगा। इसका वैल्यू अगर डालते हैं, f का वैल्यू हम लोग के पास 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2 है, इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 टू द पावर -7 m इंटू 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 हो गया। सो दिस इज 4m स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 इंटू 10 टू द पावर -2 है और ये 10 टू द पावर -2 उधर चला जाएगा, तो 10 टू द पावर -4 हो गया डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -7। सो दिस इज 9.8 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया। m स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 बाय 4 कर लेंगे, so this is 2.45 into 10 to the power 3. So m is equal to √2450, 49.49 हो गया। So this is 49.49 एम्पियर में, ये स्मॉल m का वैल्यू हो गया। अब है ना, दूसरा वाला अगर एक m हो गया, दूसरा क्या है 4m है, 4 इंटू 49.49 कर लो, so 197.98, so this is 198। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है फोर्स के लिए? हमारा फॉर्मूला है, दो पोल अगर हमारे पास होता है ना, जिसका स्ट्रेंथ m1 और m2 है और दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, सो फोर्स इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले क्लास में किया था हम लोग। हाँ सर, याद आया। ठीक है,
क्लियर है? Yes. चलो, we'll stop here for the day and then we'll continue in the next class from this. ठीक है बच्चों? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाला जो है थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे और अगली क्लास में, एंड देन वील स्टार्ट विथ यू नो दिस, जो इसके अगला वाला जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल जो हम लोग करते हैं, वो हम लोग अगली सर वो हम करेंगे क्योंकि वो डिलीटेड था शायद से, जहाँ तक मुझे याद है। इन लोग के इसमें नहीं डिलीटेड होगा ना, अच्छा, आईसीएससी का भी पता नहीं। हाँ ठीक है। तो उसको एक बार खींच देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इट विल नॉट टेक, वो है तुमको आईआईटी में ऐसे भी काम आएगा, तो तुम लोग तो सब लोग तो जो हो, बाकी लोग तो सब आईआईटी वाले ही बच्चे हो, ठीक है? ठीक है सर। फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब ज्यादा स्पेंड नहीं करेंगे टाइम, बेसिक्स कर लेंगे बहुत जल्दी से, थियोरेटिकल ओके उसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं, ठीक है? ठीक है सर। ओके, ओके, थैंक यू सर। बाय। Thank you, sir. Thank you.